नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम पाठ करेंगे कारतूस। कारतूस पढ़ने से पहले हम जान लें कि कारतूस क्या होते हैं। कारतूस वो छोटे छोटे बुलेट होते हैं जिनको बंदूक के अंदर डाला जाता है। और ये पाठ आप जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत भारतवासियों के द्वारा अंग्रेजों को जीत पाना इसलिए कठिन हो पा रहा था क्योंकि अंग्रेजों के पास जो अस्त्र शस्त्र थे, बंदूकें थी और भारतीयों के पास वही तीर कमान थे। तो धीरे 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 करके भारतीयों ने भी उस कला को सीखा। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार वजीर अली नाम का व्यक्ति अंग्रेजी खेमे में जाता है और जाकर वहां से 10 कारतूस भी हासिल करता है। ये उसकी एक जांबाजी यानी उसकी एक बहादुरी का कारनामा है। यह एक एकांकी है और इस एकांकी के रचयिता हबीब तनवीर हैं। हबीब तनवीर एक नाटककार, कवि, पत्रकार थे। नाटक निर्देशन के साथ साथ वे अभिनेता भी थे। वे उनके कारनामों का हम जो एक एकांकी पढ़ने जा रहे हैं कारतूस, उसके मुख्य पात्र हैं। एक लेफ्टिनेंट है और कर्नल है, वजीर अली, सिपाही और गोरा। मुख्य रूप से कहानी वजीर अली के चारों ओर घूमती है। वजीर अली के कारनामों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके जीवन का उद्देश्य अंग्रेजों ने जो भारत माँ को गुलाम किया था, उन गुलामी की बेड़ियों से भारत को मुक्त करवाना था। उसने अपने जांबाजी के, अपने बहादुरी के कारनामों के द्वारा अंग्रेजों की नींद उड़ाई हुई थी। अंग्रेज दृश्य ऐसे शुरू होता है। जंगल के बीचों बीच अंग्रेजी सेना, कहाँ के जंगल? गोरखपुर के जंगलों के बीच अंग्रेजी सेना अपना खेमा डाले हुई थी, खेमा डाले हुए बैठी थी। अपना कैंप उन्होंने लगाया था। और कैंप क्यों लगाया था? ताकि वे अंग्रेज जो हैं वे वजीर अली को गिरफ्तार कर सकें। वजीर अली अपने चंद सैनिकों के साथ, अपने चंद जांबाज लोगों के साथ छापामार युद्ध करके अंग्रेजों के जीवन को, अंग्रेजों का जो भी समय बीत रहा था उसे उन्होंने कठिनाई में डाल दिया था। उनके रातों की नींद उड़ा दी थी। इसलिए अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते थे। अब बात ये शुरू होती है कि वजीर अली अंग्रेजों की गिरफ्त में कैसे आया, या वजीर अली अपने राज्य से कैसे अलग हुआ। वजीर अली का जो राज्य था, जहां उसका शासन था, वह था अवध, जो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों का अगर आप पुराना मैप देखेंगे तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से वे जाना जाता था। और उस अवध में वे राज करते थे। अपने छोटे से शासन काल में उन्होंने अवध को अंग्रेजी शासन से पूरी तरह से मुक्त कर दिया था, अंग्रेजी प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। और वजीर अली को अंग्रेज उस जगह से, उस तख्त से हटाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने किसको अपना साथी बनाया? उन्होंने इसके लिए उसके चाचा, वजीर अली के चाचा सादत अली को अपने साथ शामिल कर लिया। अब कर्नल से लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि सादत अली आप लोगों का या अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो सादत अली इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसने वजीर अली की पैदाइश को, उसके जन्म लेने को ही अपनी मृत्यु समझा था। अब जन्म लेने को उन्होंने क्यों मृत्यु समझा था? क्योंकि सादत अली के जो बड़े भाई थे, आसिफ उद्दौला, उनकी संतान थी लेकिन कोई पुत्र नहीं था।
और आपको मालूम है कि अगर आसिफ उद्दौला की मृत्यु हो जाती तो और उनका कोई वारिस नहीं होता, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उस राज्य का राजा कौन घोषित किया जाता, नवाब कौन घोषित किया जाता? सआदत अली। अब क्या हुआ, आसिफ उद्दौला के घर वजीर अली का जन्म हुआ। अब जब वजीर अली का जन्म हुआ तो सादत अली के नवाब बनने के जो सपने थे वह पानी मिट गए, बिल्कुल पानी फिर गया उनके ऊपर। तो उसने शुरू से ही वजीर अली की पैदाइश को अपना नुकसान माना और वह उनसे नफरत करता था। तो शुरू से वह उसे नफरत करता था। अब वजीर अली जब शासन में आया, नवाब बना, तो सादत अली की लगातार कोशिश थी कि उसे किसी तरह से वहां से हटा दिया जाए। कर्नल से लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि अच्छा, सादत अली को क्या मसलियत थी, क्या फायदा था सादत अली को वहां पर नवाब बनाने का? तो लेफ्टिनेंट को जवाब देते हुए कर्नल कहते हैं, सादत अली अगर बन जाता तो सादत अली ऐश्वर्य पसंद व्यक्ति था। ऐश्वर्य पसंद यानी उसे ऐशो आराम पसंद थे, वो अपने सुखों में डूबा हुआ था और इसलिए वो अंग्रेजों को 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार था, अपनी कुछ संपत्ति देने के लिए भी तैयार था। तो सादत अली को और वो अंग्रेजों के इशारों पर नाचता। वो तो खुश हो जाता कि वजीर अली को हटा दिया, मैं अब नवाब बन गया हूं, तो वह उनकी कठपुतली बन जाता, जो अंग्रेज कहते वह काम करता। तो सादत अली ने अंग्रेजों के साथ मिलकर उसे, वजीर अली को उसके पद से हटा दिया। वजीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे गिरफ्तार या एक तरह से उसे कैद में लेकर उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम जाओ बनारस पहुंचो और वहां से तुम वहां रहोगे, तुम अब इस महल में नहीं रहोगे। और साल के 3 लाख रुपए देने का उसे सालाना ये पैसे मिलेंगे, 3 लाख रुपए मिलेंगे और तुम्हें बनारस में रहना पड़ेगा। तो अंग्रेज अक्सर इस तरह के काम करते थे। कुछ दिन बाद एक गवर्नर जनरल ने कहा कि तुम आओ और हमें आकर कलकत्ता मिलो। वजीर अली को बुक में दिया होगा, वजीर अली को कलकत्ता तलब किया गया, बुलाया गया। वजीर अली का स्वाभिमान जागा, उसने कहा भाई क्यों, मैं क्यों जाऊं, तुमने मुझसे मिलना है, तुम लोग आओगे, मैं क्यों आऊं वहां पे? और इस बात की शिकायत करने के लिए वो वकील के पास गया, जो कंपनी की तरह से वकील था, जो इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थ, एक बीच में समानता लाने के लिए कुछ काम कर रहा था। वजीर अली की बात पर वकील ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वजीर अली ने उसको अपनी पूरा बताया कि अंग्रेज इस तरह से, पहले तो मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया, अब मुझे बनारस भेज दिया गया है, अवध की जगह बनारस भेज दिया गया है। अब मुझसे कह रहे हैं कि तुम कलकत्ता, मैं नवाब, मैं क्यों जाऊं, अंग्रेजों को काम है तो अंग्रेज आएंगे। अंग्रेजों, और वकील जो था वो अंग्रेजों का था, इसलिए उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। वजीर अली ने उन्हें बहुत अंग्रेजों को बुरा भला कहा, वकील को बुरा भला कहा। वजीर अली के अंदर तो अंग्रेजों के प्रति नफरत कूट कूट के ही भरी थी। जब वकील ने उसकी बात नहीं सुनी तो वकील के ही दफ्तर में, उसकी ही सभा में वजीर अली ने खंजर से उसका काम तमाम कर दिया। खंजर से काम तमाम कर दिया अर्थात उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ठीक है, अब यहां तक आपके किन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया कि कर्नल कॉलिंज ने खेमा क्यों डाला हुआ था? क्योंकि वो वजीर अली को पकड़ना चाहते थे। वजीर अली सिपाहियों से सिपाही क्यों तंग आ गए थे? क्योंकि वह कई समय से वहां पे खेमा डाले हुए बैठे हुए थे। यहाँ पे हम किन सिपाहियों की बात कर रहे हैं? अंग्रेज सिपाहियों की बात।
कई दिनों से खेमा डाले हुए बैठे थे और वह उन्हें उनकी पकड़ में नहीं आता था। अच्छा, उसके बाद एक और प्रश्न का, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? ठीक है, ये लिखित का क भाग का मैंने आपको बताया कि सादत अली कौन था? आसिफ उद्दौला का भाई था। और सादत अली ने जब आसिफ उद्दौला के घर में कोई पुत्र जन्म नहीं हुआ तो उसने सोचा कि आसिफ उद्दौला की मृत्यु के बाद वह नवाब बनेगा। लेकिन जैसे ही वजीर अली पैदा हो गया तो उसके सपने पर पानी फिर गया था। उसके सपने पे पानी फिर गया था, वो अब नवाब नहीं बन सकता था। इसलिए वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत समझा। और इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने पर में क्या मसलिहत थी? कर्नल का क्या मकसद था? क्या उद्देश्य था? कि अंग्रेज जो थे सादत अली को नवाब इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वो ऐश पसंद था। वो अपनी आधी मुल्मियत यानी आधी संपत्ति देने के लिए तैयार था। उसने 10 लाख रुपये अंग्रेज़ों को दे रहा था। और वह अगर अंग्रेज़ उसे नवाब बना देते या अंग्रेज़ों ने जब उसे नवाब बना दिया तो वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गया था। उसे प्रजा से लेना देना नहीं था, उसे केवल अपने सुख के बारे में ही सोचना था। इसलिए वे उसे नवाब बनाना चाहते थे और वे उस कार्य में सफल भी हुए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंपनी के वकील का कत्ल करके उसने क्या किया। कंपनी के वकील का कत्ल करके वह क्या हुआ, वह आजमगढ़ के बनारस के आजमगढ़ के हुक्मरानों के पास गया कि भाई मैंने ऐसा कत्ल कर दिया है। और वे जो आजमगढ़ के हुक्मरान थे, राजा लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे घाघरा नदी के पास घाघरा नदी को उन्होंने पार करवा दिया। घाघरा नदी वहां पे देखिए गंगा की एक उपनदी होती थी। थंबनेल में 2 मैप लगे होंगे। एक मैप है जिसमें घाघरा नदी कहाँ बहती थी वो बताया है। उसको पार करवा के उनके जंगलों के पास उन्होंने उसे भेज दिया। और तब से वजीर अली जो है अपने चंद सैनिकों के साथ छापामार युद्ध करके अंग्रेजों की नींद उड़ाए हुए है। उसके कारनामे देखकर कंपनी का कर्नल, और कंपनी कौन, अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसके कर्नल हैं और जो लेफ्टिनेंट हैं, वो कहते हैं कि हमें तो इसके कारनामे सुनकर देखकर किसकी याद आ जा रही है, रॉबिन हुड की। रॉबिन हुड जैसे अंग्रेज, आपको पता है वो रॉबिन हुड के बारे में पता था, वो लोगों को लूटता था, गरीबों में संपत्ति बांट देता था, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आता था। वैसे ही वजीर अली जो है वह लोगों को अंग्रेजों पर का नुकसान पहुंचा रहा था, भारतीयों को उनके दुख दूर कर रहा था, भारतीयों को गुलामी से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन वह किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। तो उसके कारनामे देखकर उन्हें रॉबिन हुड के कारनामों की याद आ जाती थी। अब क्या हुआ कि वजीर अली, उन्होंने कहा कि ठीक है, वजीर अली आजमगढ़ में है, के जंगलों में छुपा हुआ है, बनारस के पास है से निकल चुका है, घाघरा नदी भी पार कर चुका है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी योजना क्या है, वो क्या स्कीम बनाना चाहता है। तो कर्नल कहते हैं कि मुझे ये खबर मिली है कि वह एक स्कीम एक योजना बनाना चाहता है कि यहाँ से निकलकर, आप उस मैप में देखेंगे कि वो नदी जो है, ये नदी जो है आज भी के दिन भी नेपाल में भी बहती है। तो ये नदी जो को इसने पार कर लिया है, जंगलों को पार कर लिया है, ये जाना चाहता है नेपाल।
नेपाल में जाकर ये अपने सैनिकों को एकत्र करना चाहता है। जब ये सैनिकों को एकत्र कर लेगा तो ये अफगानिस्तान के शासकों को इसने भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया हुआ है। उन्होंने कहा अरे अफगानिस्तान के शासकों से को ये बुला रहा है, तो इसका मतलब कि भारत में क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर चल रही है। सभी भारतीय जो हैं वह अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वे कहते हैं आप जहां पर एक तरफ वजीर अली, यूनाइटेड प्रोविंस देख रहे हैं, उत्तर भारत में से वजीर अली ने अफगानिस्तान के लोगों को न्योता भेजा है, उनके शासकों को। मैसूर से टीपू सुल्तान ने भेजा था न्योता, उन्होंने भी अफगानिस्तान के शासकों से कहा है कि आप आइए और हमारी मदद करिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और बंगाल की तरफ से शम्सुद्दौला ने, जो इनका एक दूर के रिश्ते का भाई भी लगता है, तो उसने भी उनको बुलाया हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान के शासकों को केवल एक वजीर अली ने नहीं, दक्षिण से, बंगाल से, उत्तर से, तीनों दिशाओं से न्योता भेजा गया है कि आइए हमें मदद कीजिए, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और इस तरह से पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर दौड़ रही है। ठीक है, अब आपकी ये लाइन इसमें आशय स्पष्ट में भी दिया होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर दौड़ रही थी, आशय स्पष्ट करिए, तो उसमें भी आपको यही लिखना है कि दक्षिण से मैसूर से टीपू सुल्तान ने, उत्तर भारत से वजीर अली ने, और बंगाल की तरफ से शम्सुद्दौला ने अफगानिस्तान के शासकों को न्योता दिया हुआ था कि वे उनकी सहायता करें। किसके खिलाफ लड़ने के लिए? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब ये लोग आपस में इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो तभी खेमे से देखते हैं, वो जो टेंट लगा होता है उससे देखते हैं कि एक गर्द उड़ती हुई उड़ रही है। गर्द माने धूल उड़ रही है, और वे लोग ध्यान लगा के देखते हैं, कहते हैं लगता है कोई जना इस तरफ को आ रहा है। एक सिपाही से कहते हैं देखो कौन आ रहा है, क्या आ रहा है? पूरी टुकड़ियाँ आ रही है, पूरी सेना आ रही है, क्या आ रहा है? तो वो कहते हैं नहीं सेना तो नहीं, मुझे लग रहा है कोई एक सवार आ रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है कोई जना हो जो वजीर अली के बारे में हमें कुछ सूचना देना चाहता हो। तो वो जो घुड़सवार है वहाँ आकर रुकता है और उनसे कहता है कि चलिए बताइए हम कैसे, क्या हुआ, कैसे हैं? वो पूछते क्यों आए हो? कंपनी के जो कर्नल हैं वे पूछते क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें वजीर अली के बारे में कुछ खबर देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वजीर अली के बारे में खबर देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे तो बस आप 10 कारतूस दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको वजीर अली के बारे में खबर दे दूंगा, पर वजीर अली आपकी पकड़ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा क्यों पकड़ में क्यों नहीं आएगा? कहते नहीं वो आपकी पकड़ में आ ही नहीं सकता है, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ मैं आपको बस खबर दे देता हूँ कि वजीर अली कहाँ मिलेगा आपको, उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूंगा, पर उसको गिरफ्तार करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो एक जांबाज सिपाही है, एक बहुत बहुत बहादुर सिपाही है। मैंने भी सुना है, और वह कर्नल कहते हैं हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत जाबाज सिपाही है। तो सवार उससे कहता है कि ठीक है आप मुझे चंद कारतूस दे दीजिए, मैं वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए मैं आपको मदद करूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है, ये लोग 10 कारतूस, वो उसे कारतूस दे देते हैं। वो कहते हैं शुक्रिया, चलो ये मैंने कारतूस दे दिए, आप वजीर अली को पकड़ने के लिए आप मेरी मदद करेंगे, बहुत ठीक है, चलो हो गया, शुक्रिया धन्यवाद दे दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बताओ तो सही, अब वजीर तुम हो कौन जो हमारी मदद करना चाहते हो?
तो वो सवार कहता है कि मैं वजीर अली स्वयं हूँ, और वहाँ से वो अपना घोड़ा लेकर चला जाता है। वजीर अली जाते हुए कर्नल से कहकर जाता है कि मेरे पास कारतूस भी हैं, तुम मेरे सामने भी हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ, जान बख्श दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरी सहायता की है। अब आप देखिए वजीर अली की बहादुरी देखिए, वो अंग्रेज़ों के खेमे में आता है, अंग्रेज़ों से वो कारतूस लेता है, उन्हें अपना परिचय भी देता है और उनकी जान बख्श कर भी चला जाता है, इसलिए उसे एक जांबाज सिपाही कहा गया है। ठीक है, वो कोई काम लुक छिप कर नहीं कर रहा, सामने कर रहा है, और वो अपने घोड़े को लेकर, अपने सवार को लेकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट पूछता है भाई कौन था, क्योंकि जब वजीर अली बात कर रहा था उसने कहा मुझे तन्हाई में बात करनी है, अकेले मैं किसी के सामने नहीं करूँगा। तो लेफ्टिनेंट भी कमरा छोड़ के चले जाते हैं, वो सवार चला जाता है, तो कर्नल केवल इतना कहते हैं कि वह एक जांबाज सिपाही था। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि जांबाज शब्द किस लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए लिखित का प्रश्न 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की गई थी? वह अपने मित्र, आजमगढ़ में उसके मित्र थे, उनके पास गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उसे घाघरा नदी पार करवाई, घाघरा नदी का नाम है, उस नदी को पार करवाया, और उसके बाद वह आजमगढ़ के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध कर रहा था अपने चंद सैनिकों के साथ मिलकर। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया था? क्योंकि क्योंकि इसे उत्तर मत करिएगा, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया क्योंकि सवार और कोई नहीं वजीर अली था। उसने कर्नल से 10 कारतूस हासिल किए, अपना सही परिचय दिया और बताया कि वह उनकी जान बख्शी कर रहा है, उनको नहीं मार रहा है, क्योंकि उन्होंने 10 कारतूस देने का एहसान उस पर किया है। लेफ्टिनेंट ने ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ रही है? ये प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला और वजीर अली तीनों ने अफगानिस्तान को न्योता भेजा था कि वे आकर उन्हें मदद दें ताकि वे अंग्रेजों से लड़ सकें। वजीर अली ने कंपनी का वकील का कत्ल क्यों किया, ये भी हो गया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए, पूरी घटना का क्रम आप बताएंगे यहाँ पे। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए, इसमें यही कारनामा, दोनों में आप लगभग यही कारनामा दे सकते हैं। आप ये भी दे सकते हैं कि किस तरह से वह वकील का उसने कत्ल किया था, और जब वकील बैठा था और भी सेना उसके साथ साथ थी, वो वकील के ऑफिस में गया, उसने खंजर से कत्ल किया और वहां से वो निकल भागा। तो ये भी उसकी एक बहादुरी का कारनामा था। और उसने, मत भूलिएगा, वजीर अली ने अपने छोटे से शासन काल में अवध को पूरी तरह से अंग्रेजी शासन से मुक्त कर दिया था। फिर आशय स्पष्ट में मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, देखिए आशय स्पष्ट कैसे, ये कथन कब कहा गया था, किन परिस्थितियों में कहा गया था, तो वो वाली परिस्थिति आ जाएगी। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम कौन कह रहा है? लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में जब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा काफिला हो, कौन बात कर रहा है? कर्नल और लेफ्टिनेंट बात कर रहे हैं आपस में, जब वो एक सवार को आता हुआ दिखाई देख रहे हैं, उस समय उनकी बात हो रही है, तो वो आपको यहाँ पर देना है।
इस तरह से ये एकांकी आपकी समाप्त होती है। और मैं बार बार इसी बात पे बल देती हूँ कि भाषा अध्ययन को ज़रूर चेक करिएगा, और इसके अलावा भाषा अध्ययन में जो भी विराम चिन्ह वगैरह लगाने का है वो भी आप एक बार हल्की नज़र से उसे देख लीजिएगा। मुहावरों का ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने साथ के साथ आपको स्पष्ट कर दिए हैं। यदि किसी भी तरह की दुविधा या परेशानी हो तो अवश्य संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।